हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायरेंट गर्ल चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम बैंकिंग अवेयरनेस कर रहे हैं। ये हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का 4th पार्ट है फ्रेंड्स। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस का अपना 2021 का 4th पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर आज हम क्या करने वाले हैं, आरबीआई का फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आज जो हमारा सेशन है उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हिस्ट्री, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आरबीआई। यानी कि हम यहाँ पे आरबीआई का यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसका फंक्शन पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है वो ये कह रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, विच इज ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप समझते होंगे यानी कि जो हमारी मनी रिलेटेड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया के अंदर में जो है वो कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसको कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट कहता है वो ये कहता है, इट इज लाइक अ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स and controls everything related to money in your country, from issuing money to circulation and control of money, and has the responsibility to handle it। यानी कि एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि सभी मतलब एक काइंड ऑफ एक रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। सभी जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक हैं उनकी एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रोल करती है सभी चीज को जो कि रिलेटेड होते हैं किससे, हमारी मनी से जो रिलेटेड चीजें हैं उन सभी को कंट्रोल करती है हमारी कंट्री के अंदर में। फ्रॉम इशूइंग यानी कि क्या, मनी को इशू करना यानी कि पैसा देना, उसको सर्कुलेट कराना, उसको कंट्रोल करना, वो सब किसका काम होता है, आरबीआई का काम होता है, जो कि क्या करती है, कमर्शियल बैंक्स की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आरबीआई के पास क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस सब चीजों को हैंडल करना, उसको सर्कुलेट कराना, मनी को कंट्रोल करना, मनी को इशू करना, मनी को यानी कि मनी से रिलेटेड जो भी चीज होती है वो सब कौन करता है, हमारा आरबीआई करता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट कहता है वो ये कहता है, द एंटायर मार्केट वर्क्स ऑन द पॉलिसीज लेड बाय द आरबीआई। यानी कि जितनी हमारी पूरी मार्केट है, यानी कि जो मनी मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, वो किस पे काम करती है, जो आरबीआई पॉलिसीज बनाता है उस पर हमारी पूरी जो मार्केट है वो काम करती है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। आरबीआई मेक्स श्योर दैट there is a sufficient supply of money without causing inflation। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि मार्केट के अंदर इंक्रीज होना, किसी चीज की डिमांड बढ़ना होता है, मनी बढ़ना होता है, मतलब इन्फ्लेशन आ रहा है, बहुत जल्दी से इंक्रीमेंट हो रहा है डिमांड के अंदर में, सप्लाई में जब हमारी बहुत ज्यादा डिमांड सप्लाई में इंक्रीमेंट होता है तो वो हमारा होता है इन्फ्लेशन, एंड डिफ्लेशन जो होता है उसका वो अपोजिट होता है। तो आरबीआई जो है वो श्योरिटी देता है कि वो मनी की सप्लाई पूरी तरीके से करे बिना इन्फ्लेशन को बढ़ाए। यानी कि अब मान लो फॉर एग्जांपल पैसा किसी भी चीज की डिमांड पड़ती है, मान लो पैसा, उसके ऊपर चार्जेस बढ़ जाते हैं तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, यानी कि महंगाई का, इसे हम सीधी सादी भाषा में कह सकते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन को। तो महंगाई किए बिना मनी का पूरी तरीके से सप्लाई करने की श्योरिटी देता है आरबीआई। ओके, क्यों? क्योंकि आरबीआई हमारी क्या है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको। जो हमारा इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, द बैंक वर्क्स बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई एंड नो बैंक कैन ले डाउन इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी कि जो बैंक्स हैं वो काम करते हैं किस पे, जो आरबीआई हमको गाइडलाइंस देता है, या जो उन बैंक्स को गाइडलाइंस दे रहा है आरबीआई
दे रहा है, जो उनको गाइडलाइंस, उन पे वो सारे बैंक्स काम करते हैं। और कोई भी बैंक जो है वो अपने रूल्स और रेगुलेशन नहीं ले डाउन करता है। तो आई थिंक आपको ये जो चीज मैंने RBI के बारे में बताए हैं, 5 पॉइंट जो बताए हैं, आई थिंक आप इनको समझ गए होंगे। और अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टुडे सेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है आज के सेशन का वो है RBI हिस्ट्री। अब हम पढ़ेंगे RBI की हिस्ट्री। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया was founded in 1935 under RBI Act 1934 on the recommendation of John Hilton Young Commission in 1926, which was also called Royal Commission on Indian Currency and Finance। यानी कि ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये हमारा फाउंड हुआ था कब? 1935 के अंदर फाउंड हुआ था। और किस एक्ट के तहत ये फाउंड हुआ था? तो ये RBI एक्ट 1934 के तहत फाउंड हुआ था। किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था? जॉन हिल्टन यंग कमीशन इन 1926, यानी कि 1926 के अंदर में जब हमारे जॉन हिल्टन यंग कमीशन है उनकी रिकमेंडेशन के तहत ये जो है RBI एक्ट 1934 के तहत फाउंड हुआ था 1935 में, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको और क्या कहा जा सकता है? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है। द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री एंड वॉज नेशनलाइज्ड। ये हमारा क्या बना? सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री बना और नेशनलाइज्ड हुआ था कब? विद इफेक्ट फ्रॉम, WEF की फुल फॉर्म बताई है ये मैंने आपको, 1 जनवरी 1949 से। ओके, तब से ये इफेक्ट में आ गया था। 1935 को ये फाउंड हुआ था, लेकिन इफेक्ट हुआ था, नेशनलाइज्ड हुआ था और सेंट्रल बैंक बना था कब? 1 जनवरी 1949 को। एंड सिंस देन, और तब से इट इज फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और तब से इसको पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में रखा जाता है? कौन इसको ऑन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनिशियली द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया was established in Calcutta, but later on it was permanently moved to Mumbai in 1937। तो स्टार्टिंग में, शुरुआत में ये जो इसका सेंट्रल ऑफिस था RBI का, ये हमारा इस्टेब्लिश हुआ था कहाँ? कैलकाटा में हुआ था। बट उसके बाद इसको परमानेंटली मूव कर दिया गया था कहाँ? मुंबई में 1937 में। तो अगर पूछेगा RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है तो आप क्या आंसर करेंगे? मुंबई। और मुंबई कहाँ आता है? एवरीवन नोज वेरी वेल। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। तो हमसे अब पूछा गया, पता, अब हम इसके बारे में पता करते हैं। अब हमने RBI की हिस्ट्री पढ़ ली, अब हम उसका फंक्शन पढ़ते हैं। तो RBI का जो फंक्शन है वो क्या क्या है? RBI का पहला फंक्शन है इशुएंस ऑफ करेंसी। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जो मनी से रिलेटेड कोई भी काम होता है वो कौन करता है? हमारा RBI करता है। चाहे मनी को कंट्रोल करना होता है, चाहे मनी को मेंटेन करना होता है, चाहे मनी को इशू करना होता है, वो सभी काम RBI करता है। तो इसके अंदर में जो हमारा पहला पॉइंट है इशुएंस ऑफ करेंसी, तो ये क्या बता रहा है? RBI इज द मेन एंड द सोल अथॉरिटी in India to issue currency notes under signature of RBI गवर्नर। यानी कि RBI जो है मेन और सोल अथॉरिटी, यानी कि मेन अथॉरिटी इंडिया के अंदर में करेंसी नोट्स इशू करने की इंडिया में जो मेन अथॉरिटी या मेन इंस्टीट्यूशन है वो कौन है? RBI है।
किसका सिग्नेचर होता है? गवर्नर ऑफ आरबीआई का सिग्नेचर होता है। आरबीआई डिस्ट्रीब्यूट्स करेंसी ऑल अक्रॉस द नेशन विद द हेल्प ऑफ करेंसी चेस्ट। करेंसी चेस्ट की हेल्प से पूरे नेशन में यानी कि पूरे इंडिया के अंदर में आरबीआई क्या करता है? करेंसी डिस्ट्रीब्यूट करता है। अभी हमको आप लोग सोच रहे हैं व्हाट इज करेंसी चेस्ट, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, तो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी करेंसी चेस्ट क्या होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बैंकर टू गवर्नमेंट, यानी कि बैंकर टू गवर्नमेंट क्या बता रहा है ये देख लेते हैं। आरबीआई इज ऑल्सो नोन एज द बैंकर टू गवर्नमेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स लोन एंड मॉनेटरी help to government with the help of an instrument known as ways and means advances। यानी कि जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट का क्या है? एक तरीके का बैंकर है, क्योंकि ये लोन प्रोवाइड कराता है और मॉनेटरी प्रोवाइड कराता है ताकि ये गवर्नमेंट को हेल्प कर सके। और किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से? ये बैंकर कहलाता है गवर्नमेंट का और उसको लोन प्रोवाइड कराता है और मॉनेटरी प्रोवाइड कराता है वेज एंड मींस एडवांसेस से। अब आप सोच रहे हैं वेज एंड मींस एडवांसेस क्या होता है? तो वेज एंड मींस एडवांसेस वो फैसिलिटी होती है जो कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है कि वो आरबीआई से मनी बोरो कर ले। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि वेज एंड मींस एडवांसेस क्या होता है, तो आरबीआई से जब मनी बोरो करनी होती है सेंटर को या स्टेट को, तो ये अथॉरिटी दी जाती है, ये फैसिलिटी दी जाती है दोनों को, सेंटर को और स्टेट को, कि वो आरबीआई से मनी बोरो कर ले। तो इसीलिए बैंकर टू गवर्नमेंट ये फंक्शन है किसका? आरबीआई का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है क्या? बैंकर्स बैंक। अब इसमें क्या बताना चाह रहा है वो हम देख लेते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट इट डज इज टू प्रोवाइड टाइमली सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू अदर बैंक्स whenever required by them through monetary instrument and thus act as a lender of last resort by providing financial assistance to bank। यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो ये करता है वो क्या करता है? टाइमली सप्लाई करता है क्रेडिट, यानी कि जो मनी है या फिर हमारी कोई भी रिलेटेड मनी है, फाइनेंशियली हेल्प करना, तो सप्लाई करता है क्रेडिट को बाकी सारे बैंक को टाइम पे। कौन सप्लाई करता है? आरबीआई सप्लाई करता है। टाइमली क्रेडिट की सप्लाई करेगा बाकी सारे बैंक्स को, जब भी जरूरत होगी उनको, किसके थ्रू? मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। एंड एक्ट करता है किसकी तरह? लेंडर। लेंडर तो आपको पता ही होगा कौन होता है। लेंडर वो जो उधार देता है। लास्ट रिजॉर्ट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बैंक। मेन ये चीज कहना चाहता है कि आरबीआई एक ऐसा आरबीआई का फंक्शन ये होता है कि ये बाकी सारे बैंक्स को टाइम पे क्रेडिट दे जब उनको जरूरत हो। किसको यूज करके? मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके। जैसे मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट आपको हम आगे डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में, तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा। एंड ये एक्ट करता है क्या? लेंडर की तरह, उधार देने वाला। लास्ट रिजॉर्ट होता है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है बैंक को, यानी कि आर्थिक मदद करता है बैंक्स की। इट ऑल्सो प्रोवाइड एक्सपोर्ट क्रेडिट फाइनेंस, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये एक्सपोर्ट क्रेडिट फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये हमारी थोड़ी बैंकिंग टर्म्स है फ्रेंड्स। तो हम आगे की जो वीडियोस करेंगे उनके अंदर में इनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, तो हमको वहां पे ये समझ में आ जाएगी। फिलहाल हमको अभी सिर्फ आरबीआई के बारे में पढ़ना है, इन सब का हम आगे की वीडियोस में डिस्कशन करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दिस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोलर ऑफ बैंक्स। बैंक्स का कंट्रोलर। अब ये क्या कहना चाह रहा है ये भी देख लेते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ सेंट्रल बैंक वाज टू कंट्रोल अदर बैंक्स एंड रेगुलेट देम ऑन द बेसिस ऑफ द सेट
guidelines so that there is no monopoly and timely credit is available to all the sectors of an economy। यानी कि सबसे बड़ी जो जरूरत होती है सेंट्रल बैंक की वो क्या होती है कि ये कंट्रोल करता है बाकी सारे बैंक को और उनको रेगुलेट करता है ऑन दी बेसिस, यानी कि कंट्रोल और रेगुलेट करता है किसके बेसिस पे, जो उसने गाइडलाइंस सेट की है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उनको, उनके हेल्प से ये कंट्रोल करता है बाकी सारे बैंक्स को, उनको रेगुलेट करता है और टाइमली, ताकि टाइमली क्रेडिट अवेलेबल हो सके बाकी सारे सेक्टर्स को इकोनॉमी के। ओके, आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ बैंक्स इश्यूज, यानी ये आरबीआई जो है वो कंट्रोलर है बैंक का, जैसे कि इसकी हेडलाइन कह रही है, हेडिंग कह रही है कि कंट्रोलर ऑफ बैंक, तो इसकी अपनी कुछ गाइडलाइंस देता है, उनके हेल्प से ये कंट्रोल करता है बाकी सारे बैंक को और उनको रेगुलेट करता है ताकि टाइम पे क्रेडिट बाकी सारे जो इकोनॉमी सेक्टर है उनको प्रोवाइड कर सके। आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ बैंक ये इशू करता है डायरेक्शन, कैरीज इंस्पेक्शन एंड एक्सरसाइज मैनेजमेंट कंट्रोल, यानी कि ये बैंक्स को कंट्रोल करता है, मतलब एज अ कंट्रोलर है बैंक का, तो ये डायरेक्शन इशू करता है उनको कि ये डायरेक्शंस तुमको फॉलो करनी है, गाइडलाइंस फॉलो करनी है। इंस्पेक्शन करता है, मतलब कि कभी भी इन्वेस्टिगेशन काइंड ऑफ आप कह सकते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, तो इंस्पेक्शन करता है। एक्सरसाइज मैनेजमेंट कंट्रोल। ओके, आई थिंक आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का कंट्रोलर। अब ये देख लेते क्या कहना चाह रहा है, लिक्विडिटी इन द मार्केट इज मेंटेन्ड बाय आरबीआई, यानी कि लिक्विडिटी मार्केट के अंदर, लिक्विडिटी का मतलब एक तरीके से ये बैंकिंग टर्म है हमारी, लिक्विडिटी मतलब हमारा जो कैश है, मार्केट में कैश की अवेलेबिलिटी होना, तो लिक्विडिटी जो है वो मार्केट के अंदर मेंटेन की जाती है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा हमारी लिक्विडिटी मेंटेन किया जाता है। एज इट कैन फिक्स इंटरेस्ट रेट इंक्लूडिंग बैंक रेट, एक्सरसाइज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स, यानी कि जो हमारी मार्केट के अंदर में लिक्विडिटी यानी कि कैश अवेलेबिलिटी जो है वो लिक्विडिटी मेंटेन की जाती है आरबीआई के द्वारा, क्योंकि ये फिक्स करता है इंटरेस्ट रेट, उसमें बैंक रेट भी इंक्लूडेड होते हैं, हमारे इंटरेस्ट रेट बहुत सारे होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि हाँ हमारे कौन कौन से इंटरेस्ट रेट्स होते हैं जो आरबीआई के द्वारा सेट किए जाते हैं। एक्सरसाइज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, देयर आर वेरियस मॉनिटरी टूल्स सच एज चेंजिंग कैश रिजर्व रेशियो, स्टिपुलेशन ऑफ मार्जिन इन ऑन सिक्योरिटीज, डायरेक्टेड क्रेडिट गाइडलाइंस आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे मॉनेटरी टूल्स हैं वो यूज किए जाते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जैसे कि सीआरआर के अंदर चेंज होना, कैश रिजर्व रेशियो में चेंज होना, मार्जिन में स्टिपुलेशन होना, सिक्योरिटी मार्जिन ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज पे जो मार्जिन उनको मिलता है उसमें स्टिपुलेशन होना, डायरेक्टेड क्रेडिट गाइडलाइंस एटसेट्रा आर यूज्ड फॉर द पर्पस। ओके, इस पर्पस के लिए इनको यूज किया जाता है, सीआरआर को यूज किया जाता है, मार्जिन सिक्योरिटीज किया जाता है, रिजर्व रेशियो यूज किया जाता है, बहुत सारे हमारे जो मॉनेटरी टूल्स हैं वो यूज किए जाते हैं इसके द्वारा। तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर पूछेगा मार्केट में लिक्विडिटी किसके द्वारा मेंटेन की जाती है तो वो आरबीआई के द्वारा होती है, कोई और अदर बैंक नहीं होता है, और इसको फिक्स करता है किसके द्वारा, इंटरेस्ट रेट जो कि बैंक फिक्स करता है। ओके, अब आता है मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू, एक्सटर्नल वैल्यू का मेंटेनेंस। अब ये क्या कहना चाह रहा है ये भी देख लेते हैं। आरबीआई इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी एज वेल एज द इंटरनल वैल्यू, यानी कि अब एक्सटर्नल वैल्यू और इंटरनल वैल्यू क्या है, मतलब आरबीआई रेस्पॉन्सिबल होता है कि हमारा जो एक्सटर्नल वैल्यू, अब एक्सटर्नल वैल्यू का मतलब ये है कि बाकी सारी करेंसी के कंपैरिजन में जो इंडियन करेंसी है उसकी क्या वैल्यू है। मान लो फॉर एग्जांपल हमारा 1 रुपीज जो है वो कितने डॉलर के इक्वल है, या हमारा 1 रुपी जो है वो हमारा कितना यूरो के इक्वल है, कितने पाउंड के इक्वल है, तो ये हमारी हो गई एक्सटर्नल, मतलब हमारी इंडियन करेंसी का दूसरी मतलब कंट्री की करेंसीज के कंपैरिजन में क्या वैल्यू है, ये होता है एक्सटर्नल वैल्यू। एंड आरबीआई रिस्पॉन्सिबल होता है वो एक्सटर्नल वैल्यू को मेंटेन करने में इंडियन करेंसी की, और इंटरनल वैल्यू यानी कि एक्सटर्नल वैल्यू को भी मेंटेन करके रखता है इंडियन करेंसी की, और इंटरनल वैल्यू को भी मेंटेन करके रखता है।
मेंटेनिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होते हैं, मान लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि जब हम जाके किसी और कंट्री में जाएंगे तो ऑब्वियसली हम अपनी करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में चेंज कराना चाहेंगे। दूसरी कंट्री के सिटीजन आएंगे इंडिया में तो वो आके अपनी करेंसी को इंडियन करेंसी में चेंज कराना चाहेंगे, तो उसके ऊपर कुछ ये लोग इंटरेस्ट रेट लगा सकते हैं, कुछ टैक्स लगा सकते हैं, ताकि हमको कुछ कमीशन काइंड ऑफ इंडियन अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले तो कमीशन मिल जाता है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी क्या करता है, मेंटेन करता है, जो कि किसके द्वारा हेल्ड किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। इट ऑल्सो होल्ड्स अ वाइड पावर टू रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, यानी कि इसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है कि जो हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस करते हैं उनको भी ये रेगुलेट करता है अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके, हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को भी रेगुलेट करने की बहुत ज्यादा पावर रखता है। तो मुझे लगता है कि आपको इसके जो फंक्शन है वो सारे समझ में आ गए होंगे। पहला फंक्शन क्या था, करेंसी को इशू करता है। दूसरा था गवर्नमेंट के लिए बैंकर है, वेज एंड मीन्स एडवांस से करता है ये। फिर आता है बैंकर्स बैंक होता है, कंट्रोलर ऑफ बैंक होता है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट होता है और मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है आरबीआई स्ट्रक्चर। तो आरबीआई स्ट्रक्चर क्या है हमारा वो देख लेते हैं। द रिजर्व बैंक्स अफेयर आर गवर्न बाय वाइट पैनल ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो आरबीआई के जो अफेयर्स होते हैं, यानी कि जो भी उससे रिलेटेड कुछ भी काम वो लोग जो कर रहे हैं, क्या उसकी वर्किंग है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, वो सारे जो है उनको गवर्न कौन करता है, वो हमारा जो बहुत बड़ा पैनल होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, उसके द्वारा गवर्न किया जाता है। यानी कि जो भी परफॉर्मेंस, जो भी काम आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है। अब जैसे बाकी सारे जो बैंक काम कर रहे हैं उनको कौन गवर्न कर रहा है, वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है, वो उनका कंट्रोलर है। तो ऐसे ही आरबीआई जो भी कर रहा है उसको कौन गवर्न करता है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनका एक पैनल बनाया जाता है, ताकि वो देख सके कि आरबीआई के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उनको वो गवर्न कर, उनको वो देखते हैं। ठीक है, लोग आपको समझ में आ गया होगा। मान लो जैसे कि बैंक्स, जो नॉर्मल बैंक्स है हमारे, उनको कंट्रोल करता है, बाकी सारे जो बैंक्स है उनको आरबीआई कंट्रोल करता है, और आरबीआई के परफॉर्मेंस को देखता है हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पैनल। ओके, सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि कुछ जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट कौन करती है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि आरबीआई गवर्न किया जाता है पूरी तरीके से किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे गवर्न करती है, तो उसी के अंदर ये काम करता है। तो कुछ जो मेंबर होते हैं बोर्ड के, वो कौन होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट बोर्ड मेंबर्स के, वो सेलेक्ट किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इन कीपिंग विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, दे आर अपॉइंटेड नॉमिनेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ, इनको अपॉइंट और नॉमिनेट किया जाता है कितने टाइम के लिए, 4 years के लिए। ठीक है, ये मैंने सर्कल जो पॉइंट किए हैं, इसका मतलब वो उन पे ज्यादा फोकस देना है। ओके, अब हम देख लेते हैं इसके ऑफिशियल डायरेक्टर कौन क्या क्या होता है। फुल टाइम होते हैं ऑफिशियल डायरेक्टर्स, एक तो होता है हमारा गवर्नर और एक होता है हमारा डिप्यूटी गवर्नर। जो गवर्नर होता है वो तो एक ही होता है हमारा, लेकिन जो हमारे डिप्यूटी गवर्नर होते हैं वो होते हैं हमारे 4। ओके, तो हमारा जो पहले जो हमारा गवर्नर वो हैं अभी फिलहाल में, वो है शक्तिकांत दास, और ये हमारे कौन से नंबर के गवर्नर हैं, ये हमारे 25th नंबर के गवर्नर हैं। ओके, इनसे पहले जो हमारे गवर्नर थे वो कौन थे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हमारे शक्तिकांत दास से पहले कौन से गवर्नर थे आरबीआई के। दूसरे कौन है हमारे जो गवर्नर तो ये होता है डिप्यूटी गवर्नर। तो हमारे पहले डिप्यूटी गवर्नर कौन है, एमडी पात्रा जो है, ये हमारे पहले गवर्नर है, और ये हमारे डिप्यूटी गवर्नर एमडी पात्रा है। और हमारे क्या है दूसरे जो गवर्नर है हमारे डिप्यूटी गवर्नर, वो है महेश कुमार जैन, ये हमारे डिप्यूटी गवर्नर है। एक और है बीपी कन्नंगो जो है, ये हमारे रिटायर हो चुके हैं, तो इनके रिटायर होने से रिशफलिंग हो रही है। तो ये हमारा अभी करंट अफेयर्स में था फ्रेंड्स, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक डिप्यूटी गवर्नर का नाम नहीं लिखा है,
है। मैं यहाँ से बीपी कनंगो का नाम हटाने वाली थी ताकि मैं आपसे ये क्वेश्चन रेज कर सकूं कि हमारा जो नेक्स्ट 4th जो डिप्यूटी गवर्नर है वो कौन है। तो मैंने बीपी कनंगो को इसलिए नहीं हटाया क्योंकि बीपी कनंगो जो है अभी करंट अफेयर्स में आए थे, न्यूज में थे कि वो रिटायर हो चुके हैं और इस वजह से रीशफलिंग हो रही है। तो वो तो आपको पता रहता, लेकिन अब आप मुझे बताइएगा कि हमारे जो 4th नंबर के गवर्नर जिनका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है वो कौन से थे, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल आंसर यू दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट सेशन। ओके फ्रेंड्स, तो हम ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा है। तो हमने पहले पढ़ा था, हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के बारे में पढ़ा। उसमें सबसे बड़ा पहले पढ़ा था वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल बैंक कहलाता है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और बाकी सारी बैंक्स बाकी सारे बैंक्स को क्या करता है ये, बाकी सारे बैंक के लिए पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मनी का सर्कुलेशन इशुएंस वगैरह सब कराता है और जो भी पॉलिसी इसके द्वारा जो बनाई जाती है उनको पूरी मार्केट में पूरी मार्केट इसी के ऊपर काम करती है। फिर ये मनी की सप्लाई करता है बिना इन्फ्लेशन के और उसके बाद में ये जो गाइडलाइंस है आरबीआई के द्वारा जो बनाई जाती हैं वो सारे बैंक्स को फॉलो करनी होती हैं। फिर हमने आरबीआई की हिस्ट्री पढ़ी थी कि ये 1935 में फाउंड हुआ था, एक्ट था हमारा जिसके तहत ये फाउंड होता है, एक्ट 1934 और जॉन हिल्टन यंग कमीशन 1926 की रिकमेंडेशन के थ्रू फाउंड हुआ था। ये 1 जनवरी 1949 से ये अफेक्ट में आया था और कलकत्ता में पहले सबसे पहले जो इसका हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं सेंट्रल ऑफिस जो बना था वो कलकत्ता में बना था, बाद में परमानेंटली इसको शिफ्ट कर दिया गया था मुंबई में 1937 में। आरबीआई का फंक्शन क्या, करेंसी इशू करता है ये और बैंकर टू गवर्नमेंट है एंड बैंकर्स बैंक है, कंट्रोलर ऑफ बैंक है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है, मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू, ये सारे इसके फंक्शन है। आरबीआई का स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसके अंदर में आरबीआई के अफेयर्स को कौन गवर्न करता है, जो पैनल बनाया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वो गवर्न करते हैं और कुछ मेंबर जो हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बनाए जाते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं और उनका ड्यूरेशन होता है हमारा सिर्फ 4 साल। फिर हमारे ऑफिशियल डायरेक्टर्स जो होते हैं वो गवर्नर होते हैं और डिप्यूटी गवर्नर, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो एक जो हमारे गवर्नर जो एक ही होते हैं वो कौन है, हमारे शक्तिकांत दास हैं और ये हमारे 25th नंबर के गवर्नर हैं। और जो हमारे बाकी का पहले जो डिप्यूटी गवर्नर है एमडी पात्रा डिप्यूटी गवर्नर है, एमके जैन डिप्यूटी गवर्नर है, बीपी कनंगो ये रिटायर हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा, इसी वजह से रेशफलिंग हो रही है। तो आप हमारे को बताइएगा कि जो हमारे 4थे नंबर के डिप्यूटी गवर्नर हैं वो कौन है, वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। और शक्तिकांत दास जी से पहले हमारे जो गवर्नर थे आरबीआई के वो कौन थे। फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अगर ये बेनिफिशियल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडी।